सो वेलकम क्लास, दिस इज भूपेंद्र यादव फ्रॉम ब्रेनपीडिया। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर हम कवर करेंगे वीकली वाइज में। वीकली वाइज में हम देखेंगे कि अप्रैल 13 से लेकर अप्रैल 19 तक के जो करंट अफेयर्स हैं उनको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में विद डिटेल, जैसे हमने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर होगा और उस आंसर के पीछे की जो न्यूज उस समय की होगी या जो भी डिटेल्स होंगी, है ना, वो हम कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर आपने पूरे सप्ते कोई न्यूज नहीं पढ़ी है और आपने ये क्लास ले लेते हैं तो कवर हो जाएगा, है ना। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने पूरे वीक नहीं करंट अफेयर पढ़े और अब कैसे, तो वो इससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बशर्ते आपको ये क्लास पूरी देखनी है और पूरी शिद्दत से देखनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वाली क्लास देख ली और आगे जो क्लास आएंगी, अच्छा वैसे तो ये हर सैटरडे को आती है, ठीक है, लेकिन आपको ये हर सैटरडे को देखनी पड़ेगी अगर आप रेगुलर करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं तो। जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं खास करके ये उनके लिए ज्यादा फोकस्ड है क्लास, क्योंकि बैंक के जो करंट अफेयर्स होते हैं उनका पैटर्न कुछ अलग होता है। बाकी एसएससी और अदर एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स होते हैं, लेकिन उनके लिए मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। लेकिन फिलहाल जो ये वाली वीडियो है ये हमने बैंक को ओरिएंटेड बनाई है। बैंक के एग्जाम्स अभी होने वाले हैं, एसबीआई पीओ का एग्जाम होने वाला है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये हम करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एमओयू। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है बिटवीन एनएबीएफआईडी और एनडीबी यानी नेशनल और न्यू डेवलपमेंट बैंक। इनके बीच में कोई एमओयू साइन हुआ है, उसका प्राइमरी गोल क्या है। ये अभी रिसेंटली पिछले सप्ताह की बात है ना। ये शायद 10 या 12 तारीख की बात है जिसमें ये काफी न्यूज में रहा था ये मामला। तो आंसर करिए। ऑप्शन है आपके पास, स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। सेकंड है डेवलपिंग अ सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग मार्केट, प्रमोटिंग क्रिप्टोकरेंसी adoption in India, boosting foreign direct investment that is FDI in retail, establishing a joint banking network in BRICS nation। ठीक है, एक बार डिटेल देख लेते हैं क्या है डिटेल। एक एमओयू साइन हुआ था बिटवीन अपना ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एनएबीएफआईडी, ये इंडिया का बैंक है, विद एनडीबी, ये अपना ब्रिक्स के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। ब्रिक्स का बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। मैं बता रहा था कब का है, ये 11 अप्रैल की बात है, तो ये 12 अप्रैल को ये पब्लिश हुआ था, तो इसलिए करंट अफेयर में शामिल है हमारे। मुंबई में ये मीटिंग हुई थी। क्या थे एग्रीमेंट के एम्स। द एग्रीमेंट एम टू फैसिलिटेट जॉइंट फंडिंग, रिस्क शेयरिंग एंड नॉलेज एक्सचेंज फॉर सस्टेनेबल प्रोजेक्ट लाइक एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट। एक चीज समझ लो कि जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इसकी ज्यादातर जो फंडिंग करेगी, ठीक है, वो किस लिए करेगी, डेवलपमेंट के लिए करेगी। जैसे ये वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक फंडिंग करती है तो डेवलपमेंट के लिए करती है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए करती है, ठीक है। इसी तरीके से न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये भी सिर्फ डेवलपमेंट पर्पज के लिए ज्यादातर मोस्टली फंडिंग करती है, रेयरली वो किसी और एरिया को टारगेट करते हैं, ठीक है। अगर आपने इन सपोज के आप एग्जाम में बैठे और आपको ये न्यूज नहीं पढ़ी है ना, तब भी इतना लॉजिक और कॉमन सेंस लगा लोगे कि भाई न्यू डेवलपमेंट बैंक है और इसने कुछ किसी से एग्रीमेंट साइन किया है, तो डेवलपमेंट बैंक डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। थोड़ा सा यहाँ से लॉजिक लगा लेना। देखो हर बार क्या होता है कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हर क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा होता, ठीक है, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आपने हर न्यूज पढ़ी हो। दुनिया में हर सेकंड में हजारों घटनाएं घट रही हैं, शायद करोड़ों घट रही हैं, मैंने हजारों बहुत कम बोला। उनमें से कुछ फाइनेंशियल घटनाएं होंगी, उनमें से कुछ इंडिया जिनका इंटरेस्ट होगा इंडिया में वो होंगी, और उन सब की डिटेल जानकारी होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जब आप एग्जाम में बैठो तो ये बिल्कुल मत मानना कि आपको सब आता है। पहली बात, आप बस एग्जाम में जब बैठो तो ये दिमाग में लेके चलना कि
मोस्टली चीजें मैंने पढ़ी हैं, जो नहीं पढ़ी हैं उनके लिए मेरे पास कॉमन सेंस है, उनकी कॉमन सेंस की मदद लेकर मैं कुछ कर लूंगा। ठीक है, चलिए। तो एनडीबी मल्टीलेटरल फंडिंग फॉर NABFID, अच्छा ये भी आपको पता ही डेवलपमेंट बैंक ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट फॉर डोमेस्टिक एक्सपर्टीज द पार्टनरशिप सीक्स टू एक्सेलरेट इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ व्हाइल सपोर्टिंग ग्रीन इनिशिएटिव एंड रिड्यूसिंग फाइनेंसिंग गैप। ठीक है, फाइनेंसिंग गैप को कम करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को बढ़ाना है। अच्छा, एक इंडिया का अपना प्रोग्राम चल रहा है पीएम गति शक्ति और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। पीएम गति शक्ति क्या है? पीएम गति शक्ति आपने एक बड़ा ही मीम चलती है, है ना, मीम देखी होगी आपने, जिसमें हम एक कॉन्ट्रैक्टर है, रोड बनाता है ना, अगले साल उस रोड को तोड़ता है, क्या करता है, उसमें पाइपलाइन बिछाता है, फिर उस रोड को तोड़कर फिर क्या करता है, फिर उसमें फाइबर ऑप्टिक्स बिछेंगे, फिर उसको तोड़कर फिर बोलता है इसमें सीवर लाइन बिछेगी, फिर उसको तोड़कर बोलता है कि नहीं सर इसमें गैस पाइपलाइन रह गई तो वो बिछेगी। तो हर साल वही रोड बनता है, वही रोड टूटता है और कुछ ना कुछ उसमें नया होता रहता है। अब ये जो कॉस्ट हमारा जो एक्स्ट्रा जा रहा था कि साहब एक रोड बनाना है और एक रोड को बनाने की कॉस्ट 10 गुना जा रही है, क्यों सब वो 10 बार बन रहा है, हर बार कुछ ना कुछ रह जाता है। क्यों सब जब रोड बना रहे थे तब टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से क्लियरेंस नहीं मिल पाए तो इसमें फाइबर ऑप्टिक्स और अपने वायर नहीं बिछ पाए। जब रोड बना रहे थे तो फिर नगर पालिका ने कुछ मंजूरी नहीं दी तो सीवर लाइन नहीं बिछ पाई, लेकिन रोड बना दी क्यों, रोड डिपार्टमेंट अपना रोड बना के चला गया। तो ये क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, उनके मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो घाटा होता है, जो काम तेजी से नहीं हो पाते, टाइम से नहीं हो पाते, है ना, और कॉस्ट भी ज्यादा आती है, तो उनकी गति बढ़ाने के लिए एक मोदी जी वो लेकर आए थे प्रोजेक्ट, है ना, पीएम गति शक्ति। इसमें बोला गया था कोई काम कर रहे हैं तो जितने भी डिपार्टमेंट उससे अलाइंड हैं वो सब मिलकर एक मीटिंग करेंगे और सब अपनी अपनी मंजूरी एक टाइम पर दे देंगे ताकि जो कॉस्ट कम आए और टाइम भी बच जाए, है ना। बेसिकली डिपार्टमेंट्स का ईगो बीच में नहीं आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लेकर आए ताकि तेजी से हो और कॉस्ट कम आए, तो पीएम गति शक्ति और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो इनको इंक्रीज करने के लिए, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये काम एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, आंसर आप कर लेंगे, देख लेते एक बार। प्रमोटिंग सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंसिंग मार्केट। अच्छा, ब्रिक्स का इन्होंने क्यों डाल दिया? ब्रिक्स इसलिए डाल दिया क्योंकि ये ब्रिक्स की ही बैंक है, इसलिए ब्रिक्स वाला ऑप्शन इन्होंने डाल दिया। बाकी तो फिर तुमको भटकाने के लिए ऑप्शन डाले ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द एडीओ एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2025 अप्रैल में इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट, वो कितनी रहने वाली है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025? ध्यान रखना, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन है, फिर बता दूं, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट का जो प्रोजेक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट करती हैं। एसबीआई भी कुछ लेकर आएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ लेकर आएंगी, वर्ल्ड बैंक कुछ लेकर आएगा, इंडिया का नीति आयोग कुछ और लेकर आएगा। अब खास करके जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन को लेकर ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूं, जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन को लेकर बहुत सी एजेंसीज अपनी रिपोर्ट निकालती हैं और एग्जामिनर को पता नहीं कि कौन सी रिपोर्ट में तुमसे पूछ ले कि साहब उस रिपोर्ट के अनुसार हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने वाला है। तो अगर इंडिया की जीडीपी से रिलेटेड इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन साथ साथ बाहर की कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ प्रेडिक्ट करती है, कुछ प्रोजेक्ट करती है, तो वो इंपोर्टेंट है, वो याद रखना। तो इनके अनुसार इंडिया कितना ग्रोथ रेट रखने वाला है अपने जीडीपी का, कितना रहने वाला है उसका, ये थोड़ा सा इन्होंने गैस तुक्का मारने का कोशिश किया है। तो ठीक है, तो ये हमारा 6.5 के समथिंग ये रहने वाला है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एमओयू साइंड बिटवीन FIU IND एंड RBI? ठीक है,
FIU इंडिया एंड RBI 17 अप्रैल को ये कुछ MOU साइन हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला है टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग इन रूरल एरियाज, टू इनहेंस कोऑर्डिनेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज फॉर इफेक्टिव कंप्लायंस विद PMLA। अब PMLA क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो बाहर से पैसा आ रहा है उस पर नजर रखने का PMLA। इसी के बेसिस पर तुम्हारी ईडी काम करती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करती है कि बाहर से तुमने कितना पैसा लेकर आए, कितना टैक्स दिया, कितना गबन किया। वो ईडी को जो पावर मिलती है वो PMLA एक्ट से ही मिलती है। ठीक है। टू रेगुलेट NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो या कंपनीज बोल सकते हो, इनके फंक्शनिंग को लेकर कुछ करना है। टू मॉनिटर इन्फ्लेटरी ट्रेंड्स इन द बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग में जो महंगाई आ रही है, महंगाई इन द सेंस उनके रेट हाई जा रहे हैं, इन्फ्लेशन कुछ चल रहा है, तो उसको रेगुलेट करना है। देख लेते हैं डिटेल क्या है इसकी। कर दे। साथ साथ जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं, अनअकाउंटेड ट्रांजेक्शन हैं या सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हैं, उनको मार्क करना है। असेसिंग मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग रिस्क। देखो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग आप सरकार को बिना बताए, अच्छा एक और, लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्री का मतलब क्या होता है कि गंदे कपड़े होते हैं उनको हम साफ करते हैं, है ना, उसको हम लॉन्ड्री बोलते हैं, है ना। तो गंदे कपड़ों को साफ करना, लॉन्ड्री। इसी तरीके से जो काले पैसे हैं यानी ब्लैक मनी है, उसको व्हाइट में कन्वर्ट करना, उनकी धुलाई करना, क्या कहलाएगा? मनी लॉन्ड्रिंग। तो कुछ ऐसा चक्कर चलाया जाए कि जो सरकार को पैसा नहीं पता है, जो हमने रिश्वत से या 2 नंबर के धंधों से कमाया है, ब्लैक मनी जो अपने पास एक्यूमुलेट किया है, इसको व्हाइट किया जाए, कुछ ऐसा चक्कर में घुमाया जाए, किसी को डोनेट किया जाए, किसी फर्जी कंपनी में डाला जाए, वहां से फिर इसे एज ए प्रॉफिट के तौर पे निकाल लिया जाए। तो कई तरीके होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, क्लास में डिटेल में बात करेंगे। खैर, कैपेसिटी बिल्डिंग, कंडक्टिंग आउटरीच एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम टू अपग्रेड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। देखो ये ब्लैक मनी है, ये सरकार को तो पता नहीं है, तुम इसको कहीं भी लगा दो। तो मोस्टली क्या होता है कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज रहती हैं, उनमें ज्यादातर ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है। अब देखो सिंपल सी बात समझो कि तुमको फंड करना है किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को, तो तुम चेक काट के तो नहीं देने वाले कि साहब मैं ना उस फला फला जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैं पैसा दे रहा हूँ। तो फिर अगले दिन से पुलिस तुम्हारे घर पे, और फिर तुम पुलिस के घर पे, यानी जेल में। तो क्या करोगे? कुछ ऐसा पैसा दोगे जो सरकार को नहीं पता है, तो जब दे दोगे तो सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि पैसा किसने दिया। तो टेरर फाइनेंसिंग के लिए ब्लैक मनी का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है ना, मतलब नहीं होना चाहिए। खैर, कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ठीक है, कंप्लायंस मॉनिटरिंग, सुपरविजन, supervising reporting entities regulated by RBI to ensure adherence to PMLA as the international standards।
अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, जो कंट्रीज अपने यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रोक पाती हैं, टेरर फाइनेंसिंग नहीं रोक पाती हैं, उन्हें इंटरनेशनल एक संस्था है जिसे हम बोलते हैं FATF। क्या बोलते हैं? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इन्हें ब्लैकलिस्ट कर देती है। यानी जिन कंट्रियों को FATF ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, वहां पर ना तो फाइनेंसिंग होगी, ना कोई कंपनी इन्वेस्ट करेगी, उसे दूर कर दिया जाता है, फाइनेंशियली एलिनेट कर दिया जाता है। अब कहोगे ऐसी कौन सी कंट्री है? ऐसी कौन सी, ऐसी आपकी ईरान है, नॉर्थ कोरिया है ना, ये कंट्रीज हैं जिन्हें ब्लैकलिस्ट कर रखा है। पाकिस्तान को कई बार धमकी दे चुके हैं, ग्रे लिस्ट में डाल चुके हैं कि देखो अगली बार तुमने गलती की तो तुमको ब्लैक कर देंगे, मतलब ब्लैकलिस्ट कर देंगे। किस किसने साइन किया है? तो विवेक अग्रवाल, डायरेक्टर ऑफ FIU इंडिया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, और RBI डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? RL के राव। ठीक है, तो आंसर तो हो ही जाएगा, इतना डिटेल पढ़ लिया तो फिर कुछ ज्यादा बनता नहीं है ना? बी ऑप्शन सही रहेगा हमारा। अच्छा, एक चीज है, डिटेल पढ़ने के बाद फिर तुम्हें दोबारा आंसर तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, है ना? वैसे इनकी PDF मिल जाएंगी आपको। विच कंट्री चेयर द 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग? अच्छा, ब्रिक्स की अभी मीटिंग कंडक्ट हुई है, तो वहां पर ये सब बातें चल रही हैं, तो ध्यान रखना। तो ब्रिक्स के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की बात हुई है कहाँ पर, और मीटिंग कहाँ पर कंडक्ट हुई है एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की, वो लोकेशन बतानी है। एक बार मीटिंग पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं, क्या कहती है मीटिंग। तो 17 अप्रैल को, यानी परसों ही ये कंडक्ट हुई है। कंटेक्स्ट क्या बोलता है कि ये कहां पर हुई है? ब्राजील में हुई है। कौन कौन शामिल हुए हैं? एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स में कितने लोग हैं? जरा कमेंट में आंसर बताना। मैंने शायद किसी क्लास में ब्रिक्स के बारे में डिटेल में बताया है, तो 10 लोग हैं। चलो 10 के नाम बता दो, 5 के तो ये ब्रिक्स में ही शामिल हैं, 5 जो बाद में ज्वाइन हुए उनके नाम बता दो। चलो ठीक है, कमेंट में बताना, देखेंगे कितने लोग बता पाते हो। हु कॉन्स्टिट्यूट दिस? तो अरे यार, सारे नाम इसी में दे रखे हैं, ओहो, क्वेश्चन हो गया बेकार, है कि नहीं? खैर, किसने चेयर की है? ब्राजील ने चेयर की है। ठीक है, जो होस्ट नेशन होता है वही चेयर नेशन होता है। एम क्या है? टू प्रमोट इंक्लूसिव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू कोऑपरेशन, इनोवेशन, इक्विटेबल ट्रेड्स अमंग द ब्रिक्स नेशन। तो बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। हाइलाइट्स देख लेते हैं कुछ, थोड़ी सी हाईलाइट, लेकिन जो खास पॉइंट है जिसके लिए मैं हाईलाइट की थी वो ये था। ठीक है, उस पर आते हैं अभी, फिलहाल ये समझ लो। स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर ट्रेड्स, एग्रीकल्चर ट्रेड को मजबूत करना है। ठीक है, बायलेटरल डिस्कशंस और फूड सिक्योरिटी पर काम करना है, एग्रीटेक को शेयर करना है एक दूसरे को, रूरल डेवलपमेंट पे काम करना है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस इनिशिएटिव, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक ड्राइव शुरू की गई है, एक पेड़ माँ के नाम, तो लगता है मोदी जी ने किया होगा। ठीक है, मतलब ये है कि जो भी है अपने अपने एक एक पेड़ लगाइए, एक इनिशिएटिव अपनी अपनी कंट्री में जाके चलाइए, और ताकि जो ट्रीज हैं उनको रिप्लांट किया जा सके। विच एयरपोर्ट सिक्योर्ड 9th पोजीशन इन द वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट? अभी रैंकिंग 2024 की आई थी, है ना? तो 9th पोजीशन किसकी आई है? देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, है ना, तो एक चीज समझ लेना, एक आंख बंद करके ध्यान लगा लेना, मतलब लॉजिक लगा देना, कि अगर कोई रैंकिंग पूछी है ना, और स्पेसिफिक फर्स्ट छोड़ के तुमसे पूछे 3rd में कौन है, 8th में कौन है, 50th रैंकिंग किसकी है, तो मोस्टली 98% केसेस में होता यह है कि वो इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। क्यों, हमें क्या ही फर्क पड़ा यार, एक रैंकिंग निकली, ठीक है, 40 पोजीशन पर कौन आया, हमें क्या फर्क है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर क्यों पूछेगा तुमसे? वो तभी पूछेगा जब इंडिया का इंटरेस्ट शामिल हो, है कि नहीं? पता चला इंडिया तो फर्स्ट आया है, और बाकी एग्जामिनर पूछने में लगा पड़ा है कि भाई ये बताओ 88 पोजीशन किसकी आई, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो एग्जामिनर भी थोड़ा सा दिमाग रखता है। तो 9th पोजीशन पूछी है, तो इंडिया का इसमें है क्या? इंडिया का एक ही एयरपोर्ट है, तो वो बिना डिटेल जाने भी तुम, मैंने कहा बहुत सी चीजें कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाती है, उसके लिए तुमको हर चीज जानने की जरूरत नहीं है। बहुत से क्वेश्चंस
सिर्फ सोचोगे और कॉमन सेंस लगा लोगे, हो जाते हैं मोस्टली एग्जाम्स में। सिर्फ बैंकिंग की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर एग्जाम्स में ऐसा होता है। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर होनी चाहिए। देखा, कहा था ना, हो जाता है। तो आईजीआई एयरपोर्ट, हाँ ये टफ तब हो जाता है जब इंडिया की चारों ऑप्शंस दे दिए होते, तब फिर सोचना पड़ता है। तो
ठीक है। तो पीएम पोषण स्कीम मेल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए काम करेगा, आपके मिड डे मील्स के लिए काम करेगा, आपके डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं जैसे प्रेग्नेंट वीमेंस हैं या अंडर न्यूट्रिशन जो बच्चे हैं जो गार्बेज कलेक्शन करते हैं, ठीक है, उन चीज़ों उन लोगों को टारगेट करते हुए ये पोषण अभियान चलाया गया था। इंडिया में कुपोषण ज़्यादा था, ठीक है। तो प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए एलोकेशंस कुछ इस तरीके से कर दिए, अपर प्राइमरी के लिए कुछ इस तरीके का कर दिया है। इम्पैक्ट सभी स्कूलों पर पड़ेगा। गवर्नमेंट बजट पर 954 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट वाज इंडियाज़ ओवरऑल पोजीशन इन द फर्स्ट ISSF वर्ल्ड कप 2025। तो ISSF वर्ल्ड कप जो भी हुआ है उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है? एक बार इसे रीड करो जरा। ठीक है, तो इंडिया सेकंड आया है ISSF। ISSF बोले तो इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन है, ठीक है। ये अपने शूटिंग के लिए है, इसको एग्जैक्ट हम बोलते हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF, ठीक है। ISSF में ये सेकंड पोजीशन पर है। 8 मेडल्स मिले हैं जिसमें हमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मिले हैं, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? चाइना है, इसको टोटल 11 मेडल मिले हैं, 5 गोल्ड, 3 सिल्वर। थर्ड पोजीशन पर कौन है? USA है, यानी चाइना, इंडिया और USA। पोजीशन अच्छी है, बहुत ठीक पोजीशन हम लेकर आए। कौन कौन क्या क्या जीता है एक बार नाम याद रख लेना, हो सकता है कि नाम पूछ ले, ठीक है। तो सिर्फ कौर शर्मा समरा इनको गोल्ड मिला है विमेंस में। सुरुचि सिंह इनको गोल्ड मिला है। विजयवीर सिंधु इनको गोल्ड मिला है। ईसा सिंह सिल्वर, चौधरी और सुरुचि सिंह इनको ब्रॉन्ज मिला है। चैन सिंह इनको ब्रॉन्ज मिला है। नोटेबल अचीवमेंट देख लेते हैं। विजयवीर सिद्धू बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन मेंस 25 मीटर्स रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में। सुरुचि सिंह डिफीट्स डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर इन हर इवेंट शोकेसिंग हर रिमार्केबल टैलेंट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज इन ऑटोमेटिव सेक्टर्स टू द नेशनल GDP? हाँ, जो गाड़ियाँ बनती हैं, जो ट्रक्स बनते हैं, उनका कितना योगदान है भाई GDP में? नीति आयोग ने अभी रिपोर्ट पब्लिश की है, अच्छा खासा होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए क्योंकि अक्सर गाड़ियों पर ही फोकस है। तो ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज पावरिंग इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन रिपोर्ट रिलीज। ग्लोबली तो इतना नहीं होंगे, इंडिया में तो इंडिया है, ठीक है। करंट कंटेक्स्ट क्या है? नीति आयोग ने रिलीज़ किया एक रिपोर्ट जिसका नाम क्या है? ऑटोमेटिव इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन। क्या बोलते हैं? 7.1% टू GDP एंड 49% टू मैन्युफैक्चरिंग GDP। कॉर्नर शोज ऑफ द नेशंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्रीब्यूटिंग 7. अच्छा, पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 49% और पूरे GDP में 7.1%। बढ़िया। इट आउटलाइन इंडस्ट्री इंडियाज पोटेंशियल टू बिकम द ग्लोबल लीडर इन द ऑटोमेटिव वैल्यू चेन एम्फेसाइजिंग अपॉर्चुनिटीज इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्रीज। कर सकते हैं, बढ़िया।
की इनसाइट्स देख लेते हैं। ग्लोबल पोजीशन में इंडिया 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर, बहुत बढ़िया। हम कौन सी पोजीशन पर हैं गाड़ी बनाने में? 4th पोजीशन पर वर्ल्ड में। चैलेंजेस क्या हैं? लिमिटेड पेनिट्रेशन इन हाई वैल्यू सेगमेंट लाइक इंजन, कंपोनेंट, स्टीयरिंग सिस्टम। इंजन हम मोस्टली दूसरों से कॉपी करते हैं, हम बना के लेते हैं, हम बॉडी अच्छी बना लेते हैं, ठीक है, पेंट अच्छा कर लेते हैं, छोटे मोटे पार्ट्स अच्छा बना लेते हैं, लेकिन जहाँ पर की इंजीनियरिंग चाहिए, इंजन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टीयरिंग्स, स्टेबिलिटीज़, यहाँ पर इंजीनियरिंग चाहिए, सेफ्टी, और इंजीनियरिंग में लगता है R&D, पैसा, रिसर्च करनी पड़ती है। वहाँ इंडिया से बोलता है कि देखो भाई तुम लोग रिसर्च कर लाओ, हमको दे दो, हम इसकी कॉपी बना लेंगे, हम इसको बना देंगे, तुम बस रिसर्च कर लाओ। वो हमसे ना होगा क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा लगता है और रिजल्ट तुरंत दिखता नहीं है। कंपनियाँ 50-50 साल लगा देती हैं किसी एक इंजन को टेस्ट और उस पर R&D करने में, काम करते करते। 2030 तक क्या विज़न है हमारा कि $145 बिलियन का बना लेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, और लगभग $60 बिलियन तक हम इसे एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। पॉलिसीज़ क्या हैं कि हम R&D, वही मैंने बताया, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज, इन पर हमें काम करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पार्टिसिपेटेड इन टाइगर ट्रायम्फ? ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। टाइगर ट्रायम्फ को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। मतलब टाइगर ट्रायम्फ को लेकर नहीं, जो भी हमारी इंडियन आर्मी, नेवल या एयरफोर्स जो भी एक्सरसाइज कर रही है, वो एक्सरसाइज हमारी बैंकिंग, SSC, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टाइगर ट्रायम्फ अपने आप में बताता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ये कंडक्ट किया है। तो किस ने पार्टिसिपेट किया है? तो ट्रायम्फ अपने आप में ही बहुत कुछ बता देता है। इंडिया US नेवल एक्सरसाइज है असल में, इंडिया US नेवल एक्सरसाइज। तो अगर नेवल एक्सरसाइज तो जाहिर सी बात है कि इसमें नेवी, और नेवी के साथ साथ ट्रायम्फ, जब मैंने बोला तो ट्रायम्फ में बहुत चीज़ें आ जाती हैं। पार्टिसिपेट इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये तीनों हैं। US नेवी, आर्मी और मरीन कॉर्प्स, ये तीनों हैं। एयरफोर्स इनका शामिल नहीं है। US स्पेस फोर्स शामिल है, ठीक है। तो इंडिया के तीनों फोर्सेस और US के तीनों फोर्सेस इसमें शामिल रहेंगे। हाइलाइट्स क्या हैं? कहाँ हुई है? तो विशाखापट्टनम में हुई है। कहाँ हुई है? विशाखापट्टनम में, ठीक है, ठीक है। बाकी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वर्ल्ड्स क्वांटम डे। अच्छा, ये क्वांटम डे जो हम मनाते हैं, इसके पीछे बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा और अच्छा सा लॉजिक है, ठीक है। अब आप बता दो कि वर्ल्ड क्वांटम डे कब मनाते हैं? हालांकि सबको पता है कि अप्रैल की क्लासेस चल रही हैं, तो अप्रैल की ही बात होगी, तो वो तुम तुक्का लगा लोगे बड़े आसानी से, उसमें कोई ज़्यादा 30 मार्क बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बात जो मैं कहना चाह रहा था कि जो 4/14 का जो कॉन्सेप्ट है, यानी 4 अप्रैल, अप्रैल होता है चौथा महीना, और 14 अप्रैल, 4/14 जो सीन है 4/14 वाला, वो असल में प्लैंक कांस्टेंट से निकल कर आता है। 4.14 जो वैल्यू होती है इसकी प्लैंक की, वहाँ से निकल कर आता है। और इसी को ध्यान रखते हुए, दैट इज़ फंडामेंटल कांस्टेंट इन क्वांटम फिजिक्स। प्लैंक कांस्टेंट क्या है? फंडामेंटल कांस्टेंट है। इसी को ध्यान रखते हुए 14 अप्रैल चुना गया एज अ क्वांटम डे, वर्ल्ड क्वांटम डे, ठीक है। थीम क्या रहेगी? एवरी डे इन 2025, ये इसकी थीम रहेगी। थीम भी पूछी जा सकती है, ठीक है, थीम भी पूछी जा सकती है। तो अप्रैल में हमारे जो, अच्छा ये वाला जो वीक है ना, 12 से लेकर 19 तक का, मोस्टली जो क्वेश्चंस हमारे, मैंने कोशिश की कवर करें, है ना। कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे तो हम लास्ट में मंथली में कवर कर लेंगे, रिवाइज भी नहीं कर लेंगे। तो अच्छा, जब मंथली करेंगे तो फिर हम ये डिटेल नहीं देंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर रहेंगे, डिटेल्स नहीं रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्लास तुमको समझ में आएगी, पसंद आएगी। तो क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास जो भी है, ये भी हमारी नेक्स्ट सैटरडे को होगी। तो सैटरडे टू सैटरडे हमारी क्लास होगी, ठीक है। उसके लिए निश्चिंत रहना।
कोशिश करूँगा मैं अपनी तरफ से कि सारे करंट अफेयर्स जो एग्जामिनर पूछ सकता है वो कवर करा दूँ। तुमको ऐसा महसूस ना हो कि सर करंट अफेयर तो हुए लेकिन मज़ा नहीं आया, है ना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस कराएं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना कराए जाएं लेकिन बहुत सटीक कराए जाएं, और एक तरीका दे दिया जाए तुमको क्वेश्चंस को तैयार करने का या किसी टॉपिक को तैयार करने का एक अच्छा ऑप्शंस आपको मिल जाए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयास में रहता हूँ। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पर आप मन भर के सवाल पूछ सकते हो, सुझाव दे सकते हो। ठीक है, तो क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक मज़े करिए।